Om Shanti. We are starting in few minutes. So 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर राकेश भाई शुरू करेंगे. में गीत लगा सकते हैं, वो पहले वाला जो था. ठीक है, या यहाँ से लगाऊं मैं? आप वहाँ से लगा सकते हैं. ओके. राकेश भाई, आपने कुछ लगाया है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. अभी हम शुरू कर सकते हैं अभी आ बस. रही अब है? 10 जी ऑलरेडी 7 मिनट्स ओवर हो गए हैं. आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं. अभी आ रही है आवाज? आपकी आवाज़ आ रही है. अच्छा अच्छा, ओके ओके. ओम शांति. आप सभी का इस स्पार्क विंग के सत्र में सभी का स्वागत है. हम 2 मिनट पहले साइलेंस में बैठेंगे सभी, और फिर हम परमात्मा की याद में बैठकर उनका आह्वान कर फिर इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे. ओम शांति. का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए. प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए. अपनी अंतर आत्मा को शांति से
ओम शांति। आप सभी का फिर एक बार इस सत्र में स्वागत है और आज का दिन भी विशेष है। आज हम हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी, जो बाबा उनको सेवा के आदि रत्न भी कहते थे और जो भारत में जो सेवाएं शुरू हुई और आप पहले समर्पित कुमार के रूप में आपने श्री गणेशा किया और बाबा उनको विशेष श्री गणेश, श्री व्यास जी, ऐसे बहुत संजय, इन नामों से भी बाबा ने उनको बड़े बड़े टाइटल दिए और आपने बहुत श्रेष्ठ परमात्मा कार्य के इस विशाल कार्य को आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया। आदरणीय जगदीश भाई जी, उनका ये शुभ संकल्प हमेशा रहा कि बाबा का ये जो ज्ञान है वो सारे विश्व में पहुंचे और बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स भी उस ज्ञान को समझे और उसके लिए उन्होंने साइंस के प्रति भी उनका बहुत रुझान था और उन्होंने बहुत सुंदर किताबें लिखी जिसमें उसका भी जिक्र आता है। जैसे द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा है, उसके भी पार्ट 1, 2 थे, और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हम देखते हैं कि उन्हीं के शुभ संकल्पों के द्वारा और रमेश भाई जी की प्रेरणा द्वारा स्पार्क विंग की शुरुआत 1995 में हुई। 25 साल हो गए और इस साल तो उसमें विशेष हमें रमेश भाई जी की भी याद आती और महाराष्ट्र में विशेष, और न कि बल्कि महाराष्ट्र लेकिन इंटरनेशनली भी अनुरूप भाई मराठे, आदरणीय अनुरूप भाई जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर स्पार्क विंग की सेवाएं की। महाराष्ट्र में भी आप महाराष्ट्र के जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में लगभग 25 साल रहे और आपने बहुत सुंदर सेवा करते हुए स्पार्क विंग की एक्टिविटी को न कि महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारतवर्ष में बढ़ाया। और रिसर्च क्या होती है, रिसर्च हम बीके भाई बहने या बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कैसे आसानी से परमात्मा ज्ञान को समझकर उसको अपने जीवन में अप्लाई कर वो शक्तियों को प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सहज रूप से माताओं बहनों को, टीचर्स बहनों को विशेष करके इसमें प्रेरित किया और ये सुंदर फुलवाड़ी स्पार्क विंग की बढ़ती गई और आज हम देखते हैं पूना में ही सिर्फ 16 लोकल चैप्टर्स है। ये उन्हीं की बदौलत है। तो अनुरूप भाई जी और सरोजिनी माता जी, इन दोनों ने लगभग 25 साल इस स्पार्क विंग के वृक्ष को पूना में बहुत सींचा और बहुत बड़ा किया। तो इन सभी महानुभावों को याद करते हुए आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और विशेष आज सुनंदा दीदी जी, जो मीरा सोसाइटी सब जोन के इंचार्ज है, उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है और मुकुल भाई जी, जो स्पार्क विंग के कोर मेंबर है, उन्हीं के सहयोग से प्रफुल्ल भाई, उनकी टीम और उनके सहयोग से ये प्रोग्राम को हम अभी 4 या 5 सेशन में 31 मई तक करते रहेंगे। तो ये पहला सेशन है जिसमें हमने विशेष ऐसे स्पीकर को यहाँ आमंत्रित किया हुआ है, डॉक्टर कनिष्क शर्मा जी। आप बाबा से या बाबा के यज्ञ से लगभग 2012 से ही जुड़े हुए हैं और आप न्यूरोसाइंस रिसर्चर हैं और आप अभी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो
भारत का बहुत एमिनेंट ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। और आपने दिल्ली में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की, और उनका आपका विषय विशेष रहा कि राजयोगा मेडिटेशन जो है उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है राजयोगा मेडिटेशन का, जिसमें अटेंशन नेटवर्क और ह्यूमन ब्रेन्स पे कैसे होता है, तो उस पर आपका विशेष रिसर्च रहा। और आपने पूरा डिवोशन से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और योगिक लाइफस्टाइल, जो विशेष राजयोगा के बारे में और राजयोगा की हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर आपका पूरा डिवोशन है और आप उस पर ही रिसर्च करते रहते हैं। और आपने बहुत सारे इंटरनेशनल या नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ भी बाबा के यज्ञ को जोड़ने का प्रयास और जोड़ने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स में आपके पेपर पब्लिश हुए हैं, और आप इंटरनेशनली जापान, यूएसए, मलेशिया आदि आदि स्थानों पर जाकर आपने इंटरनेशनल पेपर को पब्लिश भी किया है। और आप विशेष आज बात करेंगे साइंस ऑफ राजयोगा के बारे में। तो और उन्होंने बहुत सुंदर ये जो रिसर्च किया है, जिसमें बाबा कहते हैं, तो बाबा जो हमसे चाहते हैं कि हम जब योग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है, तो उन्होंने भी अपने रिसर्च में वही फाइंडिंग्स निकाली है कि हमारा जो राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है, जो बहुत अनुभवी योगी है ना, जो बहुत काल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनका जो राइट और लेफ्ट ब्रेन कितना स्ट्रांग है वो उनमें उसमें एनालिसिस किया। उसके साथ साथ हमारी जो अटेंशन है, जिसको हम कहते हैं सजगता, बाबा भी कहते हैं है ना, अटेंशन हमारा हो, अलर्टनेस हो, और उसके साथ साथ हमारी जो निर्णय शक्ति है वो कैसे, जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं उनमें कैसे वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो उन्होंने ये भी रिसर्च अपना फाइंडिंग किया है। और हमारे जो ब्रेन वेव्स होते हैं, जो नॉर्मल मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के अल्फा और बीटा जो, या अल्फा या थीटा जो वेव्स होते हैं, वो नॉर्मली है ना नींद करने पे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स है, तो उनके भी अल्फा और थीटा वेव्स है ना सजग अवस्था में ही कैसे पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये सारे फाइंडिंग्स भी किए हैं, और उसको वो अभी हमारे सामने बहुत सुंदर रीति से एलॉबरेट भी करेंगे, और सिंपल और सहज भाषा में, क्योंकि आपको इतना इंटरेस्ट है राजयोगा के इस मेडिटेशन में, तो राजयोगा के बारे में अगर कुछ भी आप टॉपिक उनको देंगे तो उस पर रिसर्च करने के लिए आप विशेष उत्साहित है। तो मैं अभी ज्यादा समय न लेते हुए इस प्रोग्राम को शुरुआत करता हूं। और विशेष सुनंदा दीदी जी, जो जिन्होंने इस आपकी जो प्रेरणा थी, इसके कारण ही ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। और हमारी आदरणीय अलका दीदी जी, जो महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर स्पार्क विंग, आपकी अनुमति से, और मुकुल भाई जी जो कोर ग्रुप मेंबर है और अभी आप पुणे स्थित है, तो मुकुल भाई भी सुन रहे हैं, तो आपके सहयोग से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और ये पहली जो माला की जो पहला फूल है, ये आपके सामने हम समर्पित कर रहे हैं। और मैं कनिष्क भाई जी को, डॉक्टर कनिष्क शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने जो रिसर्च किया है और सहज और सुलभ भाषा में आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। और आपके सेशन के बाद भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो 10 मिनट के लिए भी हम लास्ट में टाइम देंगे। उस 10 मिनट में हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको आपकी चैट विंडो में आप प्रश्न डाल सकते हैं।
और प्रफुल्ल भाई जी उसको मॉडरेट भी करेंगे, और फिर कनिष्क भाई को हम पूछेंगे, प्रफुल्ल भाई जी पूछेंगे, और फिर उसका उत्तर भी आपको इस प्रोग्राम में जरूर मिलेगा। तो आशा करते हैं आप सभी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करेंगे कि बाबा जो हमसे चाहते हैं, और जो रिसर्चर्स, क्योंकि आगे चल कर के बहुत सारे रिसर्चर्स आएंगे और हमें भी चेक करेंगे, तो उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। तो जो मधुबन में स्पार्क विंग ज्ञान सरोवर में जो स्पार्क रिसर्च लैब बना हुआ है, उसमें भी 64 इलेक्ट्रोड्स का ईईजी मशीन है, जो कनिष्क भाई भी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उस पर उसको भी यूज करके कैसे एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए कनिष्क भाई जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना जो सेशन है या सेमिनार है साइंस ऑफ राजयोगा, आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। ओम शांति। कनिष्क भाई जी। जी, ओम शांति। तो राकेश भाई जी ने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन दिया, बताया कैसे रिसर्च के बारे में हमने शुरुआत करी, क्या चीज़ों पर हमको काम करना है, क्या क्या चीज़ों पर काम किया है, उन सारे टॉपिक का डिस्कशन एक तरह से एक कंसाइज फॉर्म में मैंने कुछ 30-40 मिनट के इस प्रेजेंटेशन में रखा है। इसमें हम बहुत बारीकी से बहुत छोटी छोटी चीज़ों, रिसर्च की छोटी छोटी चीज़ों को, जिसको हमने लेते हुए पिछले करीब 5 या 6 वर्षों में जो अनुभव मुझे मिले रिसर्च के द्वारा, राजयोगी या राजयोगा मेडिटेशन पर रिसर्च करने के द्वारा जो मुझे अनुभव मिले, उन अनुभवों को मैं शेयर करूँगा। और तो शुरुआत करते हैं। जैसे टॉपिक, जैसे भाई जी ने बोला, साइंस ऑफ राजयोगा। तो साइंस ऑफ राजयोगा, इसमें 2 शब्द हैं, साइंस और राजयोगा। साइंस को जब हम बोलते हैं तो साइंस एक विज्ञान, विज्ञान को जब हम बात करते हैं तो विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान को समझने की जरूरत है। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो रहता है और उसका मार्मिक अर्थ जो रहता है, दोनों ही इस बात पर बराबरी में, लाइक अगर जब डिस्कशन करते हैं तो इस बात पर बराबरी पर आके टिकते हैं कि किसी एक माप यंत्र द्वारा चीजों के होने को, चीजों के ना होने को नापना, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है, हाउ, वाई एंड व्हाट, इन चीजों को नापना, ये है साइंस। तो जब हम राजयोगा मेडिटेशन की बात करते हैं तो राजयोगा मेडिटेशन साइंस की कसौटी पर खरा उतरना है, ये क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि साइंस को राजयोगा से क्या मिलेगा। तो क्योंकि साइंस एक स्टूडेंट है जिसको सीखना है, और राजयोगा स्पिरिचुअलिटी का, तो स्पिरिचुअलिटी से साइंस क्या सीख सकता है, और साइंस के द्वारा स्पिरिचुअलिटी के प्रत्यक्ष कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं रिसर्चेज ऑन मेडिटेशन की, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन पे रिसर्च से पहले भी बहुत सारे मेडिटेशन पर रिसर्च हुआ, और उन मेडिटेशन पे जो रिसर्च हुआ वो अलग अलग फील्ड में हुआ। मेंटल हेल्थ एक फील्ड थी, फिजिकल हेल्थ एक फील्ड थी, स्पिरिचुअल हेल्थ एक फील्ड थी, सोशल हेल्थ एक फील्ड थी। सोशल हेल्थ को अगर अच्छे से एलैबोरेट करें, अच्छे से समझें, तो किसी समूह पर, किसी एक बड़े सोसाइटी पर मेडिटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम सोशल हेल्थ के द्वारा देखते हैं। फिजिकल हेल्थ को जब हम देखते हैं तो फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ों में हम सोमेटो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, क्लिनिकली भी बात करते हैं, और साथ में स्वस्थ व्यक्तियों की भी बात करते हैं कि उनमें कैसे चेंजेस होते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ की भी हम बात करते हैं। तो इस तरह के कुछ रिसर्चेस पहले मेडिटेशन पर होना शुरू हुए। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इस तरह के कई सारे अलग अलग मेडिटेशन टाइप जो हैं उन पर रिसर्च हुआ। जो टारगेट पॉपुलेशन था, टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पर समझना जरूरी है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए जिनको हम आमंत्रित करते हैं, जिनके ऊपर हम रीडिंग्स लेते हैं, उनको हम एक तरह से सब्जेक्ट्स या वॉलंटियर हम उनको बोलते हैं। और वो टारगेट को अगर हमने देखा तो हम अलग अलग
लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने रिहैबिलिटेशन के डोमेन में देखा किस तरह से अलग-अलग मेडिटेशन के द्वारा अलग-अलग मेंटल रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को ठीक से किया जा सकता है। केयर टेकर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो लोग सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, जिनको अभी हम कोरोना वॉरियर्स बोल रहे हैं, कोरोना योद्धा बोल रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो ऑफिस के लोगों के ऊपर या जो बहुत ज़्यादा रिगरस वर्क करते हैं, उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव देखा। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, मिलिट्री, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों पर इसका प्रभाव देखा। और जो प्रभाव मिला हमको मीन्स मेडिटेट जिन्होंने रिसर्चर्स जिन्होंने ऐसी रिसर्च की है, उनको साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, क्रोनिक इलनेस से सफरिंग पर और न्यूरोबायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ऐसे कुछ चेंजेस उसमें पाए गए। तो हर स्तर पर मेडिटेशन का प्रभाव एक दिखा गया और अलग-अलग रिहैबिलिटेशन डोमेन की बात करें तो अलग-अलग इलनेस की बात करें तो उन पर प्रभाव देखा गया। स्ट्रेस, एडिक्शन, सुसाइड प्रिवेंशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, डिप्रेशन, इस तरह के अलग-अलग स्लीप क्वालिटी, इस तरह के अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग चीज़ों में उनका प्रभाव देखा गया। जिसने जब मेडिटेशन को यूज़ करना शुरू किया, उन्होंने बहुत ही अच्छे परिणाम उनको मिले। और कंपैशन फैटिग, ये 2 थे जिस पे यूएस डिफेंस ने मेडिटेशन पर रिसर्च किया। बर्नआउट की जब हम बात करते हैं तो बर्नआउट को हम समझते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक ही काम करने से कई सारे दिनों तक, कई हफ्तों तक एक ही तरह का काम करने से जो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम बर्नआउट के रूप में लेते हैं। तो जब सैनिक हैं, जो सैनिक किसी भी वार फ्रंट में जब रहते हैं, तो उस वार फ्रंट में रहने के बाद बहुत ज़्यादा समय तक उसमें रहने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं, चैलेंज हो जाते हैं। उन सिचुएशन में कैसे उन सारे सैनिकों को, वेटरन्स को किस तरह से ट्रीट किया गया, उसका रिसर्च जब मेडिटेशन का रिसर्च जब यूएस डिफेंस में किया गया, तो उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम मिले और उन परिणाम के स्वरूप उन्होंने मेडिटेशन को, जो एक दूसरा मॉड्यूल था जिसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं, उसको अपने मेडिटेशन को आर्मी में एज अ कंपल्सरी टूल स्ट्रेस रिडक्शन के लिए उन्होंने डाला। मतलब कि जो भी सैनिक वहां पर आते हैं, उन सारे सैनिकों को इसका अभ्यास कराया जाता है। तो ये भूमि थी, ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि पूरे विश्व भर में किस-किस तरह के अलग-अलग मेडिटेशन पर रिसर्च हुए हैं, हो रहे हैं और किस तरह के प्रभाव हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम एनालिसिस से पिछले कुछ सालों में जब मैंने देखा तो और स्पार्क विंग की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। तो सौभाग्य से मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं स्पार्क विंग के से जुड़ूँ, सब लोगों से कुछ-कुछ सीखूँ, राजयोगा मेडिटेशन में कैसे क्या चेंजेस आए उनको ऑब्जर्व करने का जो मुझे मौका मिला, उसको मैंने थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उनको करने की कोशिश की। अब हम जब राजयोगा के बारे में समझते हैं, जब हम ब्रह्म कुमारीज़ एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन देखते हैं तो किसी भी एक चेंज लाने के लिए हम देखते हैं, आर वी ब्रिंगिंग चेंज? अगर हम ला पा रहे हैं तो हम कैसे ला पा रहे हैं? हम सारे बहुत बड़े-बड़े संस्थान जो हैं वो बात करते हैं यूनिवर्स को चेंज करने की या फिर एक बहुत बड़े अकल्पनीय वर्ल्ड को चेंज करने की, अ हैप्पी एंड ब्लिसफुल वर्ल्ड, बट वो आएगा कहाँ से? वो चेंज कहाँ से आएगा? वो चेंज की जो शुरुआत जो है वो सेल्फ से होती है। सेल्फ का डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्पिरिचुअल वे में अपने को सेल्फ डेवलप करना, सेल्फ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप करना, अपने परिवार में चेंज लाना, सोसाइटी में चेंज लाना, सोसाइटी को एम्पावर करना और अल्टीमेटली अपने देश को या यूनिवर्स को एक सभ्य बहुत सुशिक्षित समाज बनाना। इस तरह के चेंजेस हम कैसे लेके आ पाएँगे? तो सबसे अच्छी बात जो हम कर पा रहे हैं, जो ब्रह्म कुमारीज़ एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन कर पा रहा है, वो हम सेल्फ में चेंज ला पा रहे हैं। सेल्फ में जब हम चेंज ला पा रहे हैं, सेल्फ को हम देख पा रहे हैं, सेल्फ को ऑब्जर्व करना सीख पा रहे हैं, पर्सीव करना सीख पा रहे हैं, तो हम उस चेंज को बहुत अच्छे से ला पाएँगे। अब सेल्फ को ऑब्जर्व करने के लिए सेल्फ में चेंजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसको अगर हम लाइफ़स्टाइल के बेसिस पे ब्रह्म कुमारीज़ लाइफ़स्टाइल को जो थोड़ा मैं समझ पाया, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये 4 डायमेंशन में हम करते हैं। पहला है
राजयोगा मेडिटेशन को दूसरा है एक स्पेसिफाइड डेली रूटीन को फॉलो करना, जिसमें आपका अमृत वेला हो गया, नुमाशाम का योग हो गया, इस तरह का, और जो भी अलग अलग क्रियाएं जो हैं वो हो गई। विश्राम करना भी एक तरह से एक स्पेसिफाइड डेली रूटीन हो गया। स्पिरिचुअल पावर्स को इम्बाइब करना और उनको प्रैक्टिस करना, ये 4 डायमेंशन में जब हम ब्रह्म कुमारीज लाइफस्टाइल को देते हैं, तो इसमें से एक डायमेंशन है जिसको हम रिसर्च के द्वारा कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको देखा जाए। तो प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन जो है, इस डोमेन पर हमने कुछ समझने की, कुछ करने की कोशिश की पिछले कुछ 5-6 वर्षों में। तो हमने 2 तरह का डेटा जो है उसको कलेक्ट किया। 2 तरह का जो डेटा है, डेटा मतलब हमने न्यू रीडिंग्स या कुछ इस तरह के प्रयास हमने किए कि जो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने 2 तरह के डेटा हमने रिकॉर्ड किए। पहला है फिजियोलॉजी डेटा और दूसरा है साइकोलॉजी डेटा। और इन डेटा की हेल्प से जब इनको हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करके हमको कॉन्शियसनेस के एस्पेक्ट्स हमने खोजने की कोशिश करी, अटेंशन नेटवर्क्स को हमने खोजने की कोशिश करी, स्ट्रेस कितना है, कैसा है, उसको हमने समझने की कोशिश की, कॉग्निटिव कंट्रोल जिस पर मैं वर्तमान में कर रहा हूँ करेंटली, और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनैलिटी इंडेक्स जो है उसको भी हमने समझने की कोशिश की। अब ये जो डेटा है, जब मैंने बोला कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी डेटा, ये डेटा आता कहाँ से, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? तो जो हमारे पास साइकोलॉजिकल टूल्स हैं वो हैं जिस तरह से क्वेश्चनर्स होते हैं। तो क्वेश्चनर्स आपने कभी देखा होगा, अगर आप स्पार्क की लैब में विजिट किए होंगे, तो स्पार्क की लैब में कुछ हमारे पास क्वेश्चनर्स पड़े हुए हैं, स्ट्रेस क्वेश्चनर, एंग्जाइटी क्वेश्चनर। आपको उनको भरने को शायद कभी बोला गया हो, तो जब आपने उनको भरा, तो भरने के बाद हम उस डेटा को इवेल्युएट करने में इस्तेमाल करते हैं। उस डेटा से हम देखते हैं कि कितना आपका स्ट्रेस, किस लेवल का एंग्जाइटी उस समय, उस पर्टिकुलर समय पर, जिस समय पर आपने भरा है, ऐसा है। तो क्वेश्चनर्स के बेसिस पे हम डेटा देते हैं। दूसरा पेपर पेन बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपको एक पेपर दिया जाता है और कुछ चीजें सॉल्व करने को दी जाती हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट भी हैं, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम लेके चल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल टूल्स जो है, जिससे हम फिजियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, वो पहला है ईईजी, जिसको मैं आपको, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, कर रहे हैं, उसको मैं दिखाऊंगा आगे। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है जीएसआर। तो जीएसआर आप लोगों ने, सबने शायद यूज किया हो। अगर एक छोटा सा ये पीआईपी करके एक छोटा सा डिवाइस है, सफेद रंग का, उसको आप देखते हैं कि कितना स्ट्रेस हुआ, कितना रिलैक्स माइंड है, इस तरह से वहां पर एक भाई लेकर बैठते हैं, और आप लोग अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा। इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं एमआरआई। एमआरआई एक बहुत बड़ा मशीन होता है, जिसको एक पर्टिकुलर जगह पर एस्टेब्लिश करना होता है, रखना होता है। और एमआरआई का जो प्रिंसिपल रहता है, वो बेसिक प्रिंसिपल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको बोलते हैं। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए एक बहुत बड़ा विशाल चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हमको वहां पर बनाना पड़ता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 50 गुना ज्यादा होता है। तो इसका उपयोग ब्रेन के बिल्कुल अंदर तक समझने, ब्रेन के अंदर तक क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईईजी की, जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो सबसे मेन हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे हमने काम किया है और हम काम कर रहे हैं। तो जो ईईजी है, बेसिकली क्या है कि ब्रेन हमारा जो है, ये ब्रेन एक्टिविटी कंडक्ट करता है। इसमें जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पजेस करते हैं, वो बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को बना के उसी के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, वो कितना होता है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, इसी चीज को मापने के लिए हम पूरे ब्रेन में, ब्रेन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर, आपके सर के ऊपर एक कैप पहनाते हैं। उस कैप में अलग अलग जगह पर कनेक्शंस होते हैं, जिन कनेक्शन से जो करंट ब्रेन से आता है उसको रिसीव करते हैं, वापस नहीं भेजते, उसको रिसीव किया जाता है। और जब हम उसको रिसीव करते हैं, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कभी एफएम या ऑडिटरी, अभी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम जो होता है, पुराना रेडियो आप कभी सुनते होंगे, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है और का एक अलग स्टेशन होता है। इसी तरह से ब्रेन में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग स्टेशन है। तो कुछ जो मेजर वर्क होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे केवल डेल्टा जो है इसी तरह का काम करता है, थीटा केवल इसी तरह का काम करता है, बट अलग अलग लेवल जो होते हैं
उनके कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो ब्रॉड फंक्शंस होते हैं। जैसे डेल्टा हो गया, तो डेल्टा आपको मिलेगा जब आप बहुत डीप स्लीप में होते हैं। दूसरा, डीप स्लीप में होने के दो कारण हो गए। पहला कारण है कि जब आप डीप स्लीप में हैं तो आप बाकी सारे जो प्रोसेस हैं, जो आपका सुनना, समझना, देखना, इन सारे प्रोसेस को आपने बंद करके रखा हुआ। दूसरा हो गया थीटा। थीटा जो है वो जब मिलता है जिस समय ड्रीम कर रहे होते हैं, ड्रीम स्लीप होता है, उसमें मिलता है, रहता है, वो बहुत कॉमन है। और वो जिस समय पर हम कुछ भी देखते हैं उसकी जस्ट बाद, जैसे मैंने आंखें खोली और आंखें बंद करी, जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा उसी समय पर हमको ब्रेन के पीछे वाला जो पोर्शन है जिसको हम पोस्टीरियर ब्रेन बोलते हैं, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, वहां से हमको अल्फा फ्रीक्वेंसी दिखना शुरू हो जाता है। बीटा का जो उपयोग है, बीटा वेकफुलनेस, या कि जिस समय हम जग रहे होते हैं उस समय पर कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, तो उस जो भी मोटर मूवमेंट, अगर हम हाथ पैर चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय पर बीटा बहुत प्रोमिनेंटली हमारे ब्रेन में विजिबल होता है। और जो गामा होता है वो एक बहुत ज्यादा अटेंशन स्टेट होती है, जिस समय हम बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हैं किसी चीज के लिए। वो अटेंशन या तो किसी मीडिया के लिए हो सकती है, मीडिया मीन्स किसी भी स्क्रीन के लिए, या किसी गेम खेलते समय, या फिर जब हम उसी अटेंशन को, अपने अंदर की अटेंशन को परसीव करते हैं, मतलब कि हम मेडिटेशन के बहुत हायर लेवल पर जब होते हैं, तभी भी हमको गामा दिख सकता है। और ईईजी मेजर करते हैं, तो ईईजी मेजर करने के बाद हमको क्या-क्या चीज मिलती है, हम मोटर परफॉर्मेंस, जिसे रिएक्शन टाइम और प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं, इतनी जल्दी हम किसी चीज के लिए सजग हो सकते हैं, हमारी सजगता, हमारी तत्परता जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को, टेंशन को, इमोशंस को, स्ट्रेस को, स्लीप क्वालिटी, इन सारी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं ईसीजी, जो दूसरा डेटा, हम आपने सब लोगों ने शायद ईसीजी का नाम जरूर सुना होगा। ईसीजी में हम दो चीज देखते हैं, एक तो है पल्स रेट, आपका हार्ट बीट क्या है, आपको बोलते हैं हार्ट बीट, 72 हार्ट बीट होता है, उससे ना ज्यादा ना कम, थोड़ा बहुत लोगों के पीछे होता है। रेंज माना जाता है वो 65 से लेके 8 के बीच में जो होता है वो स्टैंडर्ड रेट रहता है। इस रेट का अगर पल्स रेट है तो एक स्वस्थ व्यक्ति का पल्स रेट इतना माना जाता है, लगभग ऐसा। और दूसरा जो हम चीज मेजर करते हैं ईसीजी डेटा से, वो हम कार्डियक साइकिल जो रहता है, जो ब्लड पंप करता है, एक बार ब्लड पंप करने के बाद जो दूसरी बार ब्लड पंप करता है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन रहता है, इंटरवल, उसको मेजर करना। और क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो ब्रेन है वो हार्ट पर बहुत, ब्रेन और हार्ट सिंक्रोनी में चलते हैं। अगर सिंक चल रहे हैं तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ है। अगर सिंक्रोनी में नहीं चल रहे हैं तो कुछ समस्या है, कुछ गड़बड़ है। और इसी चीज को चेक करने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। जो तीसरा तरह का डेटा है जिसको हम लेते हैं, उसको ईडीए, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी, या फिर बोलेंगे गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। ये जो तीसरी तरह की एक्टिविटी होती है, ये जब हम देखेंगे, कभी किसी ने शायद कभी भी देखा हो, कभी समस्या में या कभी कुछ चौंकना होता है तो पसीना आना शुरू होता है। तो पसीने आने में जो डिफरेंस होता है, हमारा जो स्किन है, स्किन पे अलग अलग जगह स्वेट ग्लैंड्स हैं। इन स्वेट ग्लैंड्स का काम पसीना बाहर निकालना, बेसिकली हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन करना बॉडी का। तो उसके लिए जो है, उस पसीने में जो चेंजेस को करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको एक तरह से इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन के जो रिस्पॉन्सेज हैं, मेमोरी रिकॉल और मोटिवेशन, इस तरह की चीजों को हम ईडीए या जीएसआर के द्वारा देख सकते हैं। तो जैसे आप इस ग्राफ में देखेंगे, जैसे रिलैक्सेशन में जब हमने रीडिंग ली, तो रीडिंग लेते समय एक सिंपल सा एक बिल्कुल फ्लैट ग्राफ आ रहा है, और जैसे ही स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस में उस ग्राफ का चेंज होना, उसके पीक आने शुरू हो गए। तो इस तरह से हम कुछ इन रीडिंग्स को लेके समझते हैं कि कब व्यक्ति स्ट्रेस में है या कब व्यक्ति रिलैक्स है। इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल और इवोक पोटेंशियल, ये चौथा तरह का एक तरह से कंपोनेंट है जिसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट कोई अलग कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट ईईजी से ही हमें मिलता है। जो हम ईईजी लेते हैं वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी, बहुत ब्रॉड एक्टिविटी होती है, उसको जब हम शॉर्ट करके देखते हैं, और उस चेंज को जब हम ईईजी लेते हैं तो हम 10 मिनट का या 20 मिनट का रिकॉर्ड करते हैं, या हम हो सकता है 3 मिनट का या 2 मिनट का भी रिकॉर्ड करें। बट जो ईआरपी या इवोक पोटेंशियल है,
उनको रिकॉर्ड करने के बाद जब उनको एनालाइज करते हैं तो उसको हम बहुत स्मॉल टाइम के लिए उनको एनालाइज करते हैं, माने कि केवल 500 मिली सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के आधे हिस्से में हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। और जो ऐसा मानते हैं जो पहला चेंज आता है, वो पहला चेंज किसी भी चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई भी चेंज आता है, तो जो सबसे पहले समझने के बाद नहीं, केवल देखने और सुनने के बाद ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं, तो 100 मिली सेकेंड मतलब सेकेंड के 10वें हिस्से में चेंज ऑब्जर्व होते हैं। और उन चेंजेस में भी क्या चेंजेस हैं, अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को ऑब्जर्व करके वो कितने फास्ट चेंजेस हैं, कितने स्लो चेंजेस हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अपने ईईआरपी या इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स के द्वारा। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में अलग अलग पोटेंशियल्स का जिक्र है। जैसे जो फर्स्ट हम ग्राफ देख रहे हैं, सबसे पहले जो वेव फॉर्म देख पा रहे हैं 3 4 5 6 ऑरेंज कलर से, जो डार्क ऑरेंज कलर है इसको हम देख पा रहे हैं, तो ये हीरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेव फॉर्म है वो है सेंसरी रजिस्ट्रेशन के लिए। हम कोई भी किसी भी तरह का सेंसरी रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेंसरी फॉर्म्स को परसीव करते हैं, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो आपके स्किन पर किसी भी तरह का सोमेटो सेंसेशन हो। इसमें एक्स एक्सिस पर जो है वो समय है, दैट मीन्स टाइम इन मिली सेकेंड, और वाई एक्सिस पर जो है वो है माइक्रोवोल्ट्स, उसका वोल्टेज कि कितना वोल्टेज पर वो पीक हमें दिखाई पड़ रहा है। ये जो पीक है, इनका पीक का अकरेंस, ये कितना फास्ट है या फिर कितना देरी में आते हैं, इसका निर्णय हमको कंपेयर करना पड़ता है। दो व्यक्तियों का या दो स्थितियों को कंपेयर करते हैं। तो जब हम इन सारे टूल से आगे अब हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव स्पार्क के क्या हैं, जिसमें जो हमने डिफाइन किए हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एंड राजयोगा लाइफस्टाइल, इसको एक्सप्लोर करना। साथ में डिफरेंट मेडिटेशन स्टेट्स जो हैं उसको साइकोफिजियोलॉजिकल टूल, जहां मैं साइकोफिजियोलॉजिकल शब्द यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर वही जो मैंने जैसे बोला, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डेटा को हम एक साथ का देखना। तो उसके बाद अलग अलग मेडिटेशन की जो स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए शांति स्वरूप है, या शांति स्वरूप अवस्था के बाद एक कोई और दूसरी अवस्था हुई, तो अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के लेवल के चेंजेस हो रहे हैं, उनको देखना। ब्रह्म कुमारी राजयोगा को एज अ फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस करना ईईजी ब्रेन एक्टिवेशन के द्वारा, और उनको उस तरह से उसको वैलिडेट करना, साइंटिफिकली करना। साथ ही इमोशनल स्टेट्स को और फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को अलग अलग तरह के मेडिटेशन प्रैक्टिस में राजयोगा के उन चेंजेस को हमको ऑब्जर्व करना। तो ये जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, लेफ्ट में एक भाई हैं जिन्होंने कैप पहना हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सन 2017 में इस इंस्ट्रूमेंट को हमने लिया, और इस इंस्ट्रूमेंट को लेने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटिव था वो यही कि हम जो इतने सारे प्रोटोकॉल्स, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमको करने, वो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंडिपेंडेंस होना, कि हम उन सारी चीजों को इंडिपेंडेंटली कर पाए, इंडिपेंडेंटली समझ पाए, और उस सारे इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर पाए रेगुलरली जब भी हमें जरूरत हो। तो इसमें स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें भाई ने जो पहना है ये कैप ने बताया। इस कैप में जो छोटे छोटे डॉट आप देख पा रहे हैं व्हाइट कलर के, उसमें बीच में ग्रे है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख पा रहे हैं रेड कलर का एक बॉक्स है, उसको बोलते हैं हम एम्पलीफायर। एम्पलीफायर करता है जो ब्रेन वेव्स हमारी रिकॉर्ड होती हैं, उन रिकॉर्डेड ब्रेन वेव्स को, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट करंट होते हैं, ऐसे माइन्यूट करंट को हम देख नहीं सकते स्क्रीन पे, तो उनको पहले वो एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई कर स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे अभी जो विजिबल है, इस जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डेस्कटॉप बना हुआ है इस पिक्चर में, उसमें जो विजिबल है येलो ग्रीन कलर के आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ये हमारे कनेक्शन बताते हैं कि इसका कनेक्शन प्रॉपर सर पर हुआ है या नहीं। इस तरह से इसको यूज करते हैं। अलग अलग जो स्टडीज हुई, अभी मैं बात करना शुरू करूंगा जो अलग अलग स्टडीज हुई, उन स्टडीज के बारे में वर्णन देते हुए उनके रिजल्ट्स क्या रहे, उनके उसका रिजल्ट को किस तरह समझ सकते हैं, उसकी हम कोशिश करेंगे। इमोशनल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल बिहेवियर पर अलग अलग चेंजेस हमने देखे राजयोगा मेडिटेशन पर।
ये रिसर्च कई जगह एम्स में हुई, निमहैंस में हुई, डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट्स वहाँ हुई, आईआईएससी जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ऐसे करके कई इंस्टीट्यूट्स में इस तरह के रिसर्च हुए जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिछले कुछ 10 वर्षों में जो सबसे पहला रिसर्च हुआ जिसको हम साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे एक बड़ा अचीवमेंट मान सकते हैं। ये एक कंबाइंड स्टडी हुई जिसको हमने डीआरडीओ के द्वारा संभव किया, डीआरडीओ और स्पार्क के कोलैबोरेशन के द्वारा संभव हो पाया ये। तो डीआरडीओ का जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, डीआईपीआर ने कुछ टूल्स को लेते हुए, ये जो टूल्स थे ये सारे पेपर पेंसिल बेस्ड टूल या फिर कोई कंप्यूटर बेस्ड टूल्स थे जिसमें हमारे जो मेडिटेटर्स थे उनको अपने रिस्पॉन्सेज देने थे। तो हैप्पीनेस स्केल, एडल्ट होप स्केल, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल या फिर न्यूरोटिसिज्म स्केल, इस तरह के कुछ स्केल्स को, कुछ टूल्स को डेवलप कर, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया, उन डेवलप टूल को लेते हुए, उन वैलिडेटेड टूल्स को लेते हुए जब उन्होंने अलग अलग भाइयों बहनों को जो 30 दिन और 60 दिन के लगातार किसी एक संकल्प के अनुभव करने के बाद उनको टेस्ट किया गया, तो उनको देखा कि उन भाई बहनों में न्यूरोटिक सिम्टम बहुत कम मिले हैं एज कंपेयर टू नॉन मेडिटेटर्स मतलब जिन्होंने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया, ना कभी सीखा। न्यूरोटिक सिम्टम्स की जब मैं बात करता हूँ तो न्यूरोटिक सिम्टम्स में हम बहुत सारे सिम्टम्स को ले सकते हैं, जैसे कि अल्टीमेटली एंग्जाइटी, स्ट्रेस या इस तरह के सिम्टम्स उन लोगों में बहुत कम मिले। बहुत ही कम ऐसे भाई बहन थे, बहुत ही कम ऐसे राज्यों की थे जिनमें इस तरह के सिम्टम मिले। और हैप्पीनेस स्केल जो थे इसका इंडेक्स बहुत हायर था, मतलब कि आशावादी थे, बहुत सारे लोग आशावादी थे और बहुत आशावादी थे, सारे बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न का मतलब वो अपने चीजों से सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। इसका ये जो फाइंडिंग्स हमें मिली इसको प्रकाशित किया गया एक ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल में जिसका नाम इस तरह से इस पर देख पा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन और अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव फंक्शन। अफेक्टिव जहां हम बात करते हैं, अफेक्टिव का मतलब इमोशनल, तो इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शंस पर इन्होंने अपना स्टडी पब्लिश किया। डॉक्टर अरुणिमा गुप्ता ने इस स्टडी को कंडक्ट किया था, जो कि उस समय पर वहां पर रिसर्च साइंटिस्ट एफ थी डीआईपीआर में। ऐसे डीआईपीआर ने कुछ दूसरे और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी देखा। इन कॉग्निटिव फंक्शंस में मेमोरी, वर्बल और नॉन वर्बल, जो कि पेन पेपर बेस्ड टूल्स थे, इसमें उन्होंने देखा कि राजयोगी जो थे उनका वर्बल और नॉन वर्बल मेमोरी कितना अच्छा था, कितना शार्प था। साथ में उन्होंने देखा कि अटेंशन और कंसंट्रेशन जो था उसके लिए उन्होंने एक टास्क का यूज किया जिसको बोलते हैं लेटर कैंसिलेशन टास्क। इस लेटर कैंसिलेशन टास्क में क्या होता है कि आपको 2 तरह के लेटर दिए जाते हैं, एक पेपर पर कई सारे लेटर लिखे होते हैं और आपको बोला जाता है कि एक तरह का लेटर है वो आपको कैंसिल करना है या उसको टिक करना है और उसका एक समय सीमा निश्चित होती है। तो उस सपोज मैंने बोला कि डी का, तो डी इस तरह से बना होता है और डी का जस्ट अपोजिट होता है, वो बना होता है। तो डी और पी कंफ्यूज करने वाले होते हैं, उसको अपना अटेंशन और कंसंट्रेशन बना के रखनी, जल्दी रिस्पॉन्स करना, इस तरह से एक ये टास्क। तो इस टास्क के जब रिजल्ट देखे तो रिजल्ट में आया कि एरर जो था, जो गलत रिस्पॉन्सेस थे वो बहुत कम थे, फास्टर रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे फास्ट रिस्पॉन्स किए थे और फोकस इंक्रीज हुआ था टास्क पर। कॉग्निटिव फंक्शन, इन सारी चीजों को अगर देखें तो मेमोरी, वर्बल और नॉन वर्बल, साथ में अटेंशन और कंसंट्रेशन, ये सारे जो हमारे फंक्शन थे, कॉग्निटिव फंक्शन, इसमें इजाफा मिला। तीसरा तरह का जो टेस्ट था जिसको इनमास ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड लाइफ साइंसेस, जहाँ पर हमारे सुशील भाई भी हैं, सुशील भाई वहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट जी हैं और उन्हीं के साथ रहकर मैंने उन्हीं के साथ रहकर वहाँ पर रिसर्च मैंने शुरुआत करी और उसके बाद जब हमने देखा, पर जो हमने देखा वो अटेंशन नेटवर्क टेस्ट को हमने वहां पर अप्लाई किया राजयोगा मेडिटेटर्स पे। तो हमने देखा कि अटेंशन नेटवर्क टेस्ट में बहुत फास्ट रिस्पॉन्सेज हमें मिले। इस ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। अटेंशन नेटवर्क टेस्ट क्या होता है कि अटेंशन नेटवर्क टेस्ट में आपके 3 तरह के अटेंशन के स्कोर्स को हम चेक करते हैं और साथ में ओवरऑल एक्यूरेसी और रिएक्शन टाइम को भी चेक करते हैं। तो जो 3 तरह के अटेंशन होते हैं
वो 3 तरह के अटेंशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहला जो होता है, आप गौर भी करेंगे कभी, जब भी हम किसी एक टास्क को करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, एक स्टेट ऑफ विजिलेंस मेंटेन करना, एक जगह पर अलर्टनेस बनाना। अलर्टनेस बनाने के बाद सपोज अगर टास्क है किसी एक विजिलेंस ऑफिसर का, या मान लीजिए किसी एक सिक्योरिटी गार्ड का एक टास्क है, उसको देखना है कि उसके आसपास में जितनी चीजें हो रही है सब चीजों को वो ऑब्जर्व करता रहे, जहां भी कोई कमी नजर आए, जहां पर भी कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नजर आए या फिर पर्सन नजर आए, तो उसको उसको नोटिफाई करना है। तो ये चीज करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अलर्टनेस का मेंटेन करेगा। वो देखेगा कि इस पूरे एरिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो अपनी आंख सर तब घुमा के वो देखेगा। तो इस चीज को, इस स्टेट को मेंटेन रखना, और इस मेंटेन कितना लंबा, कितने दिन तक, कितनी देर तक कर सकते हो, कितने समय तक कर सकते हो, वो जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो करते हैं अलर्टिंग के द्वारा। दूसरा जो इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं ओरिएंटिंग। ओरिएंटिंग में रहता है कि किस तरह से जब आपको दिखा कि हाँ कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है वहां पर, तो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को देखना और वहां पर फोकस डालना। तो अभी अटेंशन ऐसा था, अभी फोकस ऐसा हो गया, अभी अटेंशन ऐसा हो गया। तो ओरिएंटिंग ऑफ अटेंशन कितना फास्ट है, कितनी जल्दी वो समझ पाता है कि कुछ गड़बड़ है, उसको बोलेंगे ओरिएंटिंग। और तीसरा जो हो गया, वो तीसरा हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब हो गया कि उनको समझ पाना कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है, जिसको जजमेंट की पावर या फिर डिसीजन मेकिंग बोलेंगे। दोनों अलग अलग टर्म है, बट इस टास्क के द्वारा बहुत ज्यादा हम इसको देख नहीं पाते, बट जजमेंट को एक तरह से बोल सकते हैं कि जज करना। तो उस बेसिस पर जब हमने देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि रिएक्शन टाइम जो थे, मैक्सिमम रिएक्शन टाइम जो था वो बहुत कम था लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में एज कंपेयर टू कंट्रोल सब्जेक्ट्स। मतलब अगर उन्होंने थोड़ी सी देरी भी करी, तो उनके देरी के रिस्पॉन्सेस थोड़े से बहुत बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए। मिनिमम टाइम जो था वो थोड़ा थोड़ा आसपास था। ओवरऑल एक्यूरेसी जो थी वो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स की बहुत हायर थी। जो टोटल टास्क हुआ, टोटल टास्क में 98% के आसपास की एक्यूरेसी थी, और जो कंट्रोल सब्जेक्ट्स, जो नॉन मेडिटेटर्स थे, उनकी एक्यूरेसी 94% थी। इनमें बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमको मिला। साथ में जो एफिशिएंसी थी अलग अलग नेटवर्क्स की, वो एफिशिएंसी भी बहुत सिग्निफिकेंट थी अलर्टनेस के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। ओरिएंट के लिए हमको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिले, बट अलर्टनेस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो था, जो जजमेंट, डिसीजन ले पावर पहला, और दूसरा अलर्टनेस मेंटेन करना, सजग रहना, इस तरह की जो चीजें हमें मिली, वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थी नॉन मेडिटेटर्स से। साइकोलॉजिकल कुछ जो टेस्ट हमने देखे निमहेंस में, जो निमहेंस के द्वारा इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया, उस रिसर्च में जो टूल्स लिए गए थे, इसी तरह के कुछ टूल्स थे, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, सेल्फ डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस तरह के उन टूल्स को यूज किया गया, और वहां पर भी लगभग लगभग सिमिलर तरह के परिणाम मिले कि मेडिटेशन प्रैक्टिस से वेल बीइंग जो है वो इम्प्रूव हुई, and that proficiency practices better correlated with most aspect of well-being। तो ऐसा ये जो रिसर्च किया गया था, ये अजय भाई थे निमहेंस में, उन्होंने इस रिसर्च को कंडक्ट किया, और उन्होंने देखा कि जिस तरह से जितना ज्यादा हम ध्यान का एक्सपीरियंस करते जाते हैं, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा हमारा वेलबींग का जो इंडेक्स है वो बढ़ता जाता है। इस तरह से उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी के रिजल्ट दिए, और इसको पब्लिश किया उन्होंने इस जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वेलबींग में, इस टाइटल के द्वारा, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू वेलबींग गेन्स, प्रोफिशिएंसी और ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन रिलेटेड प्रैक्टिसेस। साइकोफिजियोलॉजिकल स्टडीज जो DIPAS डिपास में हुई, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और स्किन कंडक्टेंस, जो मैं आपको बताया था, इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी EDA, इन पर जो हमने देखा, वो इस तरह से एक्टिविटीज जो थी, उनके रिजल्ट थे कि बीपी प्रैक्टिस के बाद बीपी जो है वो बहुत अच्छी तरह से कम हो गया था, कार्डियक फंक्शन बहुत अच्छा हुआ था, LF/HF रेशियो, LF/HF रेशियो की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है जब हम ECG को देखते हैं, ECG के डेटा को चेक करते हैं। पहला होता है लोअर फ्रीक्वेंसी, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी, एक होता है वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी, और एक होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF। तो VHF, VLF, LF और HF, तो LF/HF का जो रेशियो होता है
वो प्रदर्शित करता है कि आपका सिम्पैथोवैगल इंडेक्स कितना अच्छा है। सिम्पैथोवैगल इंडेक्स का मतलब आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसका डोमिनेंस ज्यादा है या आपका पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस ज्यादा है। अब यहाँ पर जब मैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की बात करता हूँ तो ये नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं जिनका फंक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक का, एक तरह से लेमन में अगर देखें तो उसका फंक्शन होता है स्लो डाउन करना, चीजों को रिलैक्स करना, चीजों को काम डाउन करना। सिंपैथेटिक का फंक्शन होता है एक्टिव करना, बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी में उसको एक्शन परफॉर्म करना। तो जब एक्शन परफॉर्म करने के लेवल पर हमेशा हम रहेंगे तो एक कामनेस जो है वो घटता जाता है। इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस अगर होता है तो कामनेस बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। और डिपास के जो रिजल्ट्स निकले ऐसा ही हमको मिला। नेक्स्ट जो था जिस पर मेरा पीएचडी का काम था, जिस पर हमने देखा कि ब्रेन में जब हमने ईईजी को रिकॉर्ड किया ड्यूरिंग मेडिटेशन और मेडिटेशन से पहले, तो हमें क्या चेंजेस मिले, उन चेंजेस को हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की दो पार्ट्स में। पहला पार्ट ये कि जो हमें वेव फॉर्म्स मिले, ईईजी के वेव फॉर्म्स हमको मिले, उन ईईजी के वेव फॉर्म्स में किस तरह का चेंजेस था, कौन से वेव फॉर्म्स थे जो उस समय पर हमको विजिबल थे ड्यूरिंग मेडिटेशन और कौन से वेव फॉर्म्स थे जो विजिबल नहीं थे। तो सबसे पहले तो एक समझने की जरूरत है, जब हम लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की बात करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फिर से अगर आप रिकॉल कर पाए उस स्लाइड को जहां मैंने बोला था डेल्टा थीटा अल्फा बीटा गामा, तो इसका जो सीरियल होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है डेल्टा, फिर होती है थीटा, फिर होती है अल्फा, और हायर फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो होती है बीटा, और उसके बाद गामा। गामा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक तरह से प्रदर्शित करती है, अगर लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारे ईईजी में, तो अटेंशन जो है वो इंटरनलाइज्ड है। अपने अटेंशन को आप अंदर की तरफ, मतलब अंदर आपका अटेंशन है, अपने एक तरह से मस्तिष्क के अंदर, या कह सकते हैं कि हम एक स्थूल से अलग जाने की अगर कोशिश करते हैं तो शायद वहां पर जब हम अटेंशन देते हैं तो लोअर फ्रीक्वेंसी एक्टिव होती है। और साथ में दूसरा एक होता है कि पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इमोशन की स्टेट में जब हम रहते हैं तो भी लोअर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस हमको ईजी में मिलते हैं। तो हमने हाइपोथेसाइज किया कि हमको ईजी बैंड पावर में और हेमिस्फेरिकल एसिमेट्री में चेंजेस मिलेंगे। बैंड पावर, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। बैंड पावर का मतलब यही कि जो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस है या हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस है उसमें कौन सा बैंड पावर हमको, कौन सा फ्रीक्वेंसी मिलेगा और उसका फ्रीक्वेंसी का पावर कितना होगा, है ना। तो जैसे हम वोल्टेज की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो लाइट में एक होता है एम्पियरेज, एक दूसरा होता है वोल्टेज। तो कौन कितना वोल्टेज आएगा और कितना कितना हमको पावर मिलेगा उसमें। तो यहाँ पर यही सेम चीज को हमने जब ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो हमने देखा कि जो हायर डेंसिटी ऑफ बैंड पावर ऑफ अल्फा जो हमें मिला और थीटा मिला, और उसका कारण क्या था, उसका कारण जो हम समझ पाए वो था कि जिस समय हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बैकग्राउंड की जरूरत होती है। और वो बैकग्राउंड किससे बनता है हमारे ब्रेन में, वो बैकग्राउंड बनाने के लिए जरूरत होती है सबसे पहले अल्फा की, रिलैक्सेशन की, और रिलैक्सेशन के बाद थीटा की, ताकि हम उस स्टेट में जाएं जिसमें एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन की स्टेट में आने के बाद हम परम धाम का अनुभव करें, या इस तरह के अनुभव जो है उनको हम कर पाए। तो इस तरह का हमको एक अच्छे उसमें रिजल्ट मिले। इस पेपर को हमने पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में। और जैसे मैं फाइंडिंग्स आपको बताया तो क्रिस्प फाइंडिंग्स जो थी, इसकी दो फाइंडिंग्स थी। एक तो हमको अल्फा और थीटा का जो ऑसिलेशन थे, जो जो हमारा ईजी वेव फॉर्म्स थी, उनकी बैंड पावर हमको बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी मिली लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में, जो एक्सपीरियंस मेडिटेटर थे। और साथ में इसके जो अल्फा एसिमेट्री थी वो भी बढ़ी हुई थी। अच्छा, एसिमेट्री का जो इंडेक्स था उसको हम इस तरह से समझते हैं कि जब हम किसी भी जब हम होम्योस्टेसिस, जब बहुत काम स्टेट में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में जो वेव फॉर्म्स रहती हैं वो दोनों लगभग बराबर रहती हैं। मान लीजिए अल्फा को हम मेजर करेंगे तो लेफ्ट और राइट में अल्फा बराबर रहेगा। बट जैसे ही हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो टास्क परफॉर्म करते समय कोई भी एक, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट ब्रेन के काम फंक्शन अलग है, राइट ब्रेन के फंक्शन अलग हैं, तो राइट ब्रेन का फंक्शन अगर कोई हो रहा है, मान लीजिए लेफ्ट ब्रेन लॉजिक्स पे काम करता है, तो लॉजिकल फंक्शन अगर कोई हो रहा है तो लॉजिकल फंक्शन में लेफ्ट ब्रेन का पार्ट जो है वो उसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा।
राइट। तो जैसे ही उसका एक्टिविटी बढ़ेगा, राइट का एक्टिविटी कम हो जाएगा, तो एक एसिमेट्री डेवलप होगी। और ये एसिमेट्री डेवलप होने का मतलब है कि कोई फंक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ, बस बैठे हुए हैं, मेडिटेशन मेडिटेशन कर रहे हैं, बट कामनेस के अलावा कुछ फंक्शन भी हो रहा है। केवल रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, सोने की स्टेट में नहीं जा रहे हैं। तो उस स्थिति को हमने यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया कि अल्फा सिमेट्री हमारा बढ़ी है। अल्फा सिमेट्री बढ़ी और वो भी लेफ्ट में हमारी बढ़ी। तो लेफ्ट में अल्फा सिमेट्री बढ़ने का मतलब था कि राइट का फंक्शन हमारा ज्यादा हुआ। इमोशनल, कॉग्निटिव फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस जो थे, उन फंक्शंस की जो मात्रा थी, उन फंक्शंस का जो जो प्रभाव था मेडिटेटर्स में, वो बहुत अच्छा हमको मिला। अ, एक बहुत अच्छी बात आती है, जैसे हमने जिस ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी कि अलग-अलग स्टेट्स का, अलग-अलग स्टेजेस का अनुभव करना हो, स्टेजेस के अनुभव करने में हमको क्या-क्या चीज़ें विजुअलाइज़ होंगी, कैसे उनके ईईजी में हम चेंजेस देख पाएँगे, तो इसको हमने देखने की कोशिश करी। मैं थोड़ा-सा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आप अलग-अलग ग्राफ देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे भी 5 ग्राफ देख पा रहेंगे। तो लेफ्ट में अगर देखेंगे तो ये सारे रीजन हैं अलग-अलग। फ्रंटल रीजन के लिए ये सारे 5 ग्राफ हैं। सेंट्रल रीजन के लिए इसके नीचे वाले 5 ग्राफ हैं। उसके नीचे पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो ये जो पाँचों अलग-अलग रीजन है, ये हमारे ब्रेन के रीजन है। तो हमारे फ्रंटल जो रीजन है, ये फ्रंटल रीजन हो गया। सेंट्रल रीजन जो है, जो ये जो सेंट्रल पोर्शन है, इसके पीछे का जो पोर्शन है, ये पूरा सेंट्रल रीजन। पैराइटल उसके पीछे का रीजन, ऑक्सीपिटल बिल्कुल पीछे का रीजन, जिसको हम बोलेंगे विजुअल ब्रेन, जहाँ से हम हमारा विजुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है। जो सबसे लास्ट वाला टेम्पोरल देख पा रहे हैं, वो सारा ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड में जो ब्रेन होता है, उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल, टेम्पोरल कॉर्टेक्स। तो इस तरह से ये 5 अलग-अलग एरियाज में जब हमने डिवाइड करके हमने चेंजेस ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। अच्छा, ये जो बीएल आप देख पा रहे हैं, बीएल का मतलब है बेसलाइन। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पीई, पीई का मतलब पीस, पीस मेडिटेशन। ये शांति स्वरूप अवस्था में जब अभ्यास कराया, तो शांति स्वरूप अभ्यास में क्या चेंजेस हुए? पीपी मतलब पोस्ट पीस, पोस्ट पीस जिस समय पर हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया, वॉलंटियर्स को, सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि इस समय पर आपको ध्यान नहीं करना है। उस समय पर क्या चेंजेस थे, और उसके बाद एंजेलिक जो एंजेलिक अवस्था का अभ्यास कराया गया, और एंजेलिक अवस्था के बाद पोस्ट एंजेलिक अवस्था का अभ्यास कराया गया। तो इसमें ईईजी में क्या चेंजेस मिले, इन चेंजेस को हमने इन ग्राफ्स के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश करी। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिएगा, ये सबसे राइट में नीचे की तरफ एक कलर बार बना हुआ है, जिसमें जो सब नीचे दिया हुआ है वो है ब्लू, और ऊपर जो कलर दिया है वो है रेड। इसका मतलब है अगर रेड कहीं पर दिख रहा है तो वो हाई एक्टिविटी है, और लो ब्लू अगर दिख रहा है तो वहां पर बहुत लो एक्टिविटी है। अगर येलो दिख रहा है तो भी थोड़ी सी हाई एक्टिविटी मान ली जाएगी, बट जो रेड है वो सबसे हाई एक्टिविटी है। अब इसी को ऑब्जर्व करते हुए अगर आप देख पाए कि पहले ग्राफ में सबसे ऊपर बीएल में देख पाए, तो हम देखेंगे कि 0 के आसपास की जो एक्टिविटी है, जिसको हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 हर्ट्ज की एक्टिविटी जो है, जो कि थीटा के अंदर आती है, वो थीटा की एक्टिविटी और डेल्टा की एक्टिविटी बहुत हाई है यहाँ पर। स्पेशली थीटा की एक्टिविटी है वो बहुत हाई है, नीचे का आप देख पा रहे हैं रेड है। उसके ऊपर एक और बैंड विजिबल है, बहुत बहुत थोड़ा सा पास में, 14 पास में, यहाँ पर आप देख पाएंगे। जहाँ मैं मेरा कर्सर जो विजिबल है, उस विजिबल कर्सर को देखेंगे, जैसे ये मूव करता है वहां पर हमको येलो और रेड लाइन दिखाई पड़ती है। ये जो येलो और रेड लाइन है, ये 14-15 के आसपास का फ्रीक्वेंसी है। ये बेस लाइन में हमको एक्टिवेट मिला है। जिस समय पर मेडिटेशन हुआ, उस समय पर ये लाइन विजिबल, इसका मतलब अल्फा, जो अल्फा था, और उससे ऊपर जब हम निकल जाते हैं, तो जो अल्फा का रेंज होता है वो रहता है 8 टू 13, 8 से 13 हर्ट्ज। 13 हर्ट्ज के ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बीटा होता है। तो जिस समय पर बेस लाइन में थे, जिस समय पर मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, ध्यान नहीं कर रहे थे, उस समय पर ऐसा फ्रीक्वेंसी हमको मिली कि बीटा भी उसमें विजिबल था। बट जैसे ही मेडिटेशन शुरू हुआ और मेडिटेशन के पूरे ड्यूरेशन में हमने ये देखा कि हमको कहीं पर भी ये जो बीटा की एक्टिविटी थी वो हमको नहीं मिली, और साथ में जो डेल्टा की एक्टिविटी थी वो भी थोड़ी-थोड़ी सी कम होती गई। थीटा की एक्टिविटी थोड़ी-सी हम यहाँ पर बढ़ी हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा चेंज हम देख पाए कि एंजेलिक अवस्था में और पीस अवस्था में, शांति स्वरूप अवस्था में और फरिश्ता स्वरूप में चेंजेस हमको क्या मिले, तो हमने देखा कि
फरिश्ता स्वरूप में हमको 20 से 40 हर्ट्ज के बीच में, और वो भी एक समय के बाद, लगभग आधे समय के बाद, जब उन्होंने 15 मिनट का अभ्यास करना है तो लगभग 7-8 मिनट के बाद जो उनको चेंज मिले, वो चेंज इस तरह से थे कि यहाँ पर एक जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, उस फ्रीक्वेंसी बैंड को अगर आप देख पा रहे हैं इन ब्लॉक्स में, तो मैं 2 ब्लॉक्स को कंपेयर कर रहा हूँ। पीस के फर्स्ट ब्लॉक को फ्रंटल एरिया में, और फ्रंटल एरिया में ही एंजेलिक के फर्स्ट ब्लॉक को। तो ये जो 2 ब्लॉक को मैं फिफ्थ ब्लॉक को, सॉरी, फर्स्ट ब्लॉक को, इसको मैं कंपेयर जब करता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पर एंजेलिक में जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी सारी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से यहाँ पर विज़िबल दिखाई पड़ रही हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य कि एंजेलिक अवस्था में कुछ ऐसा चेंजेस हो रहे हैं, जिन चेंजेस की वजह से जो हायर लेवल की एक्टिविटी जो कि बीटा से भी पार गई, दैट मीन्स गामा, उन एक्टिविटीज़ का प्रभाव हमको देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बीटा को जब हम अ, समझने की कोशिश करते हैं तो बीटा का प्रभाव ज़्यादा रहता है मोटर एक्टिविटीज़ में। जिस समय पर शरीर चल रहा है, या शरीर कह सकते हैं शरीर, जब मैं हाथ-पैर हिलाता हूँ या फिर मैं खुद हिलता हूँ तो बीटा बहुत एक्टिव रहता है। बट शायद ऐसा कुछ अनुभव के फरिश्ता स्वरूप में, जब हम फरिश्ता स्वरूप में हम देख पा रहे हैं, और फरिश्ता स्वरूप में शायद कोई बॉडी मूवमेंट हम परसीव कर पा रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है, पर हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। तो उस इमेजिनेशन की वजह से, या फिर शायद कुछ बहुत हायर लेवल की एक्टिविटीज की वजह से हमको ऐसा ये चेंजेस दिखाई पड़े। तो इन 2 ग्राफ में अगर हम देख पाएंगे तो ये बहुत विजिबल चेंजेस हमको यहाँ पे दिखाई पड़े। इस पर मैं थोड़ा और काम कर रहा हूँ, इसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुकुल भाई से भी संपर्क करूँगा और बाकी लोगों से भी देखता हूँ कि इसमें कि ये जो चेंजेस हैं, इसका रिफ्लेक्ट होने का, ऑब्जर्व करने का क्या कारण है। इसके अलावा जब हमने देखा कि कुछ और रिसर्च स्टडीज की जब हम बात करें, तो निमहंस में क्या रिसर्च स्टडी हुई, निमहंस में जो इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल और ईईजी को लेकर जो रिसर्च स्टडी हुई, उसमें देखा कि ये जो इसकी ये भी अजय भाई ने परफॉर्म की। उन्होंने देखा कि अगर इवन विद अ फ्यू मंथ्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस, इट इज पॉसिबल टू मूव इनटू अ रिलायबल स्टेट ऑफ मेडिटेशन। ये जो उन्होंने देखा जो हम बहुत अच्छा जो एक प्रैक्टिस है जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के ड्यूरेशन में जो 1 मिनट या 2 मिनट का जो योग है, उनको 1 या 2 मिनट के योग को करने के बाद उन्होंने देखा कि जो मेडिटेटर्स, जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स या शॉर्ट टर्म मेडिटेटर्स हैं, उनको अगर कुछ ही महीने का भी एक मेडिटेशन प्रैक्टिस का अनुभव है, तो उनके लिए बहुत ईज़ी है उस रिलायबल स्टेट ऑफ मेडिटेशन में मूव करना। और कुछ समय के अनुभव के बाद ही वो एक बहुत अच्छे स्थिति को अनुभव कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो ये जो पेपर है, उस पेपर को उन्होंने पब्लिश किया है कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन नाम के जर्नल मैगज़ीन में, और इस टाइटल के नाम से इस पेपर को पब्लिश किया गया। जो दूसरा रिसर्च था जिसमें बड़े टूल को लेके यूज़ किया गया, जो जिसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस ईईजी एफएमआरआई। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो एफएमआरआई जो टूल है वो एमआरआई का एक पार्ट है। एफएमआरआई से हम क्या करते हैं कि हमारा ब्रेन का जो इमेजिंग है, ब्रेन में जो फंक्शन हो रहे हैं, ब्रेन में किसी भी समय पर, क्योंकि ब्रेन में अलग-अलग एरियाज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अलग-अलग काम करने के लिए। सपोज़ ये जो पूरा मोटर स्ट्रिप है यहाँ पर जो स्थित है, वो पूरा मोटर मूवमेंट के लिए। मैं अगर अपने हाथ हिलाता हूँ या मैं अपने पैर हिलाता हूँ, तो उसके मूवमेंट के लिए ये पूरा मोटर स्ट्रिप रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं आँखें खोलता हूँ या बंद करता हूँ, या मैं आँखों जो भी मैं देख पाता हूँ उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसके लिए ये जो विजुअल एरिया है वो इन्वॉल्व है, वो पूरा काम करता है। ऐसे ही जो मैं सुनता हूँ, उसके सुनने की जो प्रोसेसिंग है, वो सारा टेम्पोरल कॉर्टेक्स में है। तो अलग-अलग फंक्शन अलग-अलग पार्ट में परफॉर्म होता है, और इसको देखने के लिए हम फंक्शनल एमआरआई का प्रयोग करते हैं। रजनीकांत भाई जो हमारे इस समय पर वो नीदरलैंड्स में हैं, जब बेल्जियम में है, उन्होंने एक बहुत नई टेक्निक का यूज़ करके, जिसको हम साइमल्टेनियस ईईजी एफएमआरआई बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि सब्जेक्ट्स को ईईजी का कैप पहनाया, और कैप पहनाने के बाद, मेरे हिसाब से शायद इसमें विजिबल होगा, आप देख पाएंगे, जो फर्स्ट ऊपर वाला जो पिक्चर है, उसमें सब्जेक्ट्स जो हैं उनको एक कैप पहनाया गया है जो कि ईईजी का कैप है, और ईईजी का कैप पहना के उनको इस एफएमआरआई मशीन है ना, उसमें लिटाया गया, और इसमें देखा गया कि क्या चेंजेस होंगे।
तो इन चेंजेस को जब उन्होंने देखा तो इन चेंजेस को मैं पाया कि डीएमएन जो है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वो बहुत अच्छे से मतलब डीएमएन के पार्टों की कैरेक्टराइज करते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड एक्टिवेशन को, वो बहुत अच्छे से उन्होंने में देखे, एक्टिवेटेड देखे। तो जो रिजल्ट, अगर हम समराइज रिजल्ट को देखेंगे तो उन्होंने देखा कि ब्रेन स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज पाई गई करने के बाद या मेडि में, और लेस रुमिनेटिव थॉट्स इन मेडिटेटर्स, मतलब कि जो विचार एक जगह से दूसरी जगह भागना, मन चंचलता, ये बहुत कम पाई गई। डिक्रीज डीएक्टिवेशन इज इंडिकेटिव ऑफ अ बेटर कॉग्निटिव प्रोसेस। तो उन्होंने ये जो बताया उसके बाद में उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएमएन है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कह सकते हैं कि अलग अलग एरियाज का एक समूह है, और ये समूह तब एक्ट होता है जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जो भी काम में नहीं कर रहे होते हैं और जिस समय हम वॉन्डरिंग करते हैं, मतलब कि मन हमारा बहुत चंचल है, कहीं कुछ सोच कहीं सोच रहा है, तो उस समय डीएमएन एक्टिव होता है। तो इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे, जब डीएमएन डिक्रीज हो जाएगा, डीएमएन एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उस समय पर हमारे अटेंशन, मेमोरी, इन सारे फंक्शंस के लिए हमारे ब्रेन में एक ब्रेन स्पेस, एक हाइपोथेटिकल स्पेस जनरेट हो जाएगा, तो वो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो मेरी स्टडी थी, जो मैंने देखा, जिसपे राकेश भाई जी ने शुरुआत में भी बोला था कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में क्या चेंजेस हुए, उसको जब हमने देखा, और वो स्टडी करने के लिए जो हमने टूल यूज, हम बोलते हैं डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। और डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग से हम क्या करते हैं कि व्हाइट मैटर्स जो थे, जो ब्रेन के कनेक्शंस थे, उनकी स्टडी की गई। और ब्रेन के कनेक्शंस क्या, ब्रेन में क्या है, ब्रेन में दो चीजें हैं, पहले है न्यूरॉन्स और दूसरे हैं उनके कनेक्शंस। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उन कनेक्शंस का इस्तेमाल होता है, जिसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। जो सबसे बड़ा व्हाइट मैटर ब्रेन में है, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ के रखता है आपस में। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये जो सबसे बड़ा व्हाइट मैटर, ये फाइबर्स जो हैं, ये कनेक्शंस जो हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राइट साइड में जो है, तो ये जो ग्रीन, येलो, रेड, ये इनका डायरेक्शन है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये राइट एक्स टू वाई जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, या फिर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो डायरेक्शन के बेसिस पे इनका कलर उनको कोड किया गया। और इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे ये जो पूरा जो ब्रिज बनाया हुआ है लेफ्ट से राइट के बीच में, इस ब्रिज को नाम दिया जाता है कॉर्पस। कॉर्पस कैलोसम को हमने स्टडी किया और हमने देखा कि कॉर्पस कैलोसम, अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप देखेंगे कि घरों में या फिर जो बड़े हाई टेंशन वायर जिनको थोड़ा सा भी अनुभव हो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, तो जब हाई टेंशन वायर्स होते हैं, या फिर उसके अलावा जो घरों में जो बिजली आती है, या फिर टेलीफोन के जो तार होते हैं, अगर उन तार की जो कोटिंग होती है वो अगर स्ट्रांग होती है, तो एनर्जी लॉस कम होता है, सिग्नल लॉस, और सिग्नल लॉस कम होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से होता है। ब्रेन में भी ये सेम चीज जो है, जो तारों का जो ये जो वायर्स का जो काम है, वो काम कनेक्शंस करते हैं, ये कनेक्शंस जिनको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। हमने वही देखा कि ये जो व्हाइट मैटर कनेक्शंस हैं, जो लेफ्ट टू राइट को कनेक्ट करते हैं, ब्रिज करते हैं, वो कितने स्ट्रांग है। और हमको दिखाई पड़ा कि ये पर्टिकुलर जो रीजन था, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, इसके फाइबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे। और एक सिग्निफिकेंस लेवल जब हम टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और दो चीजों को कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में कितना ज्यादा प्रभावी कंपैरिजन है, कितना कितना अच्छा कंपेयर कर पा रहे हैं हम, कितना ज्यादा कंट्रास्ट है, उसको हम सिग्निफिकेंस लेवल के द्वारा मापते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल जो रहता है, मिनिमम सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको साइंस में एक्सेप्टेंस मिलती है, वो रहता है 0.05। और हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल था, वो पॉइंट से 6 स्थान दूर 1, दैट मींस 0.000001। इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट हमारा, जितना ज्यादा मिनिमम रहेगा पी वैल्यू, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। इतने अच्छे रिजल्ट हमको पी की वैल्यू 10⁻⁻7 में हमको मिली। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट थे, जिनको मैंने ब्रेन कनेक्टिविटी करके जो एक जर्नल है उसमें पब्लिश किया, और हमने इसके अलावा भी कुछ फाइंडिंग्स हमको मिली। सीड स्टेज पर हमने कुछ काम करना शुरू किया,
बीज रूपी अवस्था पे काम करना शुरू किया, बीज रूपी अवस्था को समझने का थोड़ा सा कोशिश किया, और इसी प्रयास में हमने कोलैबोरेट किया स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के एक प्रोफेसर पास्कल फेबर, जिन्होंने एक अच्छा अपने ही लेवल पे एक बड़ा टूल उन्होंने डेवलप किया ईईजी के जो डेटा है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसको समझने के लिए, जिसका नाम है एस्लोरेटा, लो रिजोल्यूशन टोमोग्राफिक एनालिसिस। तो जो एस्लोरेटा जो टूल था जो उन्होंने डेवलप किया, उसमें हमने उनको कोलैबोरेशन के द्वारा जो डेटा हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था उस डेटा को हमने उनको भेजा, और उस डेटा पर क्या चेंजेस हुए, किस तरह के चेंजेस थे, उसको समझने के लिए हमने कोलैबोरेशन में जब काम किया तो हमने देखा कि कुछ बहुत अलग तरह के रिजल्ट हमको मिले, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस डेटा को जो हमने भेजा, लगभग 52 लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स, 52 लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के डेटा को हमने एनालाइज किया। ये बहुत बड़ा नंबर था। इससे पहले 52 इतने बड़े संख्या में किसी भी डेटा को एनालाइज नहीं किया गया। मेडिटेशन में जो मेजर फाइंडिंग जो हमको मिली सीड स्टेज में, बीज रूपी अवस्था में, वो था कि डेल्टा की एक्टिविटी जो थी वो रिड्यूस थी, वो कम थी, और लोअर अल्फा फ्रीक्वेंसीज थी। अच्छा, अल्फा की जब मैं बात करता हूँ तो 8 to 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो थी। लोअर अल्फा की बात करता हूँ तो वो 8 to 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी अल्फा की। लोअर अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी वो है 8 to 10 हर्ट्ज, और 11 to 13 हर्ट्ज है वो है हायर अल्फा। तो लोअर अल्फा की एक्टिविटी और एक्टिविटी हाई अच्छी मिली, ज्यादा बढ़ी हुई मिली, और डेल्टा की एक्टिविटी हमको कम मिली। अब इसको हम समझेंगे कि एक्चुअली उसमें होता क्या है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे थोड़े बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो इनको मैं समराइज करके बस 3 या 4 चीजों में समराइज करके बताऊंगा कि ये जो हमारे पास लेफ्ट और राइट में ए और बी के जो पिक्चर्स हैं, ए में हमको ब्लू कलर से दिखाई पड़ रहा है हाईलाइटेड ब्रेन रीजन, और बी में हमको रेड कलर से दिखाई पड़ रहा है। तो ए में जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो सारे हमको दिखे हैं, वो सारे रीजन्स हैं जहां पर डेल्टा कम मिला है, डेल्टा कम हुआ है। और बी में जो सारे रीजन्स हैं वहां पर हमको लोअर अल्फा बढ़ा हुआ मिला है। तो इसीलिए ब्लू को रिड्यूस्ड एक्टिविटी से और रेड को इंक्रीज एक्टिविटी से हमने प्रदर्शित किया। अब इस टूल के जो खासियत थी, इस टूल की एक खासियत थी एस्लोरेटा की, ईईजी के डेटा को एफएमआरआई के रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब फंक्शनली क्या चेंजेस हुए हैं ब्रेन में, कौन उसमें वो कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करता है। हालांकि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अप्रूवल इसको अभी तक बहुत अच्छे से नहीं मिला है, बट फिर भी इस टूल पर काम करते हुए हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो जो 3 अलग अलग नेटवर्क हम एक्टिवेट मिले, जब मैं बोलता हूँ नेटवर्क शब्द जो बताता है वो ये कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट जो एक साथ काम करते हैं किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए मुझे अगर उंगलियां या मुझे कोई वॉवल बोलना है, तो मैं E-I-O-U, ये जब मैं वॉवल बोलता हूँ तो मेरे ब्रेन में कुछ रीजन है जो एक्टिवेट होते हैं। जब मैं कॉन्सोनेंट्स बोलता हूँ B-C-D-F-G-H, तो कुछ अलग रीजन है जो मेरे ब्रेन में एक्टिव होते हैं। तो कॉन्सोनेंट के लिए और वॉवेल के लिए जो अलग अलग रीजन हैं वो जब एक साथ काम करते हैं तो मैं उन सारे रीजन को बोलता हूँ नेटवर्क। कॉन्सोनेंट के लिए कॉन्सोनेंट नेटवर्क, वॉवेल्स के लिए वॉवेल नेटवर्क। इसी तरह से एक जो नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, सीईएन का जो एक्टिवेशन था वो हमको ज्यादा मिला, और उसका ज्यादा होने का कारण जो हम समझ पाए, जो हम पुराने लिटरेचर जब कई लोगों ने रिसर्च किया इसके ऊपर, जो हम देख पाए वो ये था कि जो सेंट्रल एक्टिवेशन एग्जीक्यूटिव नेटवर्क था उसका एक्टिविटी हमको हाई मिला, और डीएलपीएफसी जो कि एक बड़ा पार्ट था डीएमएन का, जिसका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में हमको डेल्टा एक्टिविटी लो मिली। मतलब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हमको वहां पर एक तरह से सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क का। साथ में हमको इस फाइंडिंग को हमने एक और चीज से सपोर्ट करने की, समझने की कोशिश करी। सस्टेनिंग अटेंशन ड्यूरिंग मेडिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड टू कीप द डीएलपीएफसी एज पार्ट ऑफ सीईएन एक्टिवेटेड। माने कि अटेंशन को बना के रखना ड्यूरिंग मेडिटेशन, जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं उस समय पे अटेंशन बना के रखने के लिए ब्रेन के कोई रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जब हम समझने की कोशिश किए तो हमको पता लगा कि
CEN जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव था, जो जिसकी वजह से ऐसे मेडिटेशन सुचारू रूप से चल रहा था, उसको बनाए रखने के लिए DLPSC का योगदान उसमें होता है। तो इस तरह से हमको कुछ अलग रिजल्ट हमें मिले, इसको भी हम एनालाइज करके अभी पेपर की फॉर्म में पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जैसे मैंने रिजल्ट्स बताए, तो इस वे में अगर समझें तो हमारे को 3 रिजल्ट्स को हमने देखा। मेडिटेशन शोड रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन डेल्टा एंड इंक्रीज एक्टिविटी इन लो अल्फा फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, द मिररिंग नेटवर्क एंड बोथ द टास्क पॉजिटिव एंड द टास्क नेगेटिव नेटवर्क फाउंड एक्टिव ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो कई सारे नेटवर्क थे मेडिटेशन के ड्यूरेशन में एक्टिव थे। इसके अलावा जो रिजल्ट इंडिकेट करते हैं वो कहते हैं कि अटेंशन मॉड्यूलेशन, सेल्फ रिलेटेड प्रोसेसिंग, एक्सपीरियंसिंग द सोल एज अ पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द, जो फिनोमेना है जहां से हम शुरुआत करते हैं। जब हम सोल कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, तो जो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भ्रकुटी के बीच में सोल को ऑब्जर्व करना, और वो जो अवस्था है, उस अवस्था में जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं, उनको इस स्टडी के द्वारा एक तरह से वैलिडेट किया गया, प्रूव किया गया। एक बहुत अच्छी स्टडी स्पाइनल इंजरी पेशेंट्स के लिए हुई, और उसमें एक तरह से कुछ क्वेश्चनेयर्स और मसल स्पेसिफिसिटी और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमने देखे अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग इंडेक्स के लिए, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया। तो हमने देखा कि पेशेंट्स और केयर गिवर्स, ये जो स्टडी था ये ISIC इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में, और ये पूरा स्टडी करने का जो श्रेय जाता है वो हमारी दिल्ली की एकता बहन, दिल्ली की स्पार्क की एकता बहन है। उन्होंने ये पूरा स्टडी कोऑर्डिनेट किया, और इस कोऑर्डिनेट करने के बाद इसको सारे ऑब्जर्वेशन, इन सबको क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को, क्वेश्चन को, सब्जेक्ट्स को भरवाना, सब्जेक्ट्स को योग करवाने के जो तीमारदार केयर गिवर्स थे उनको योग करवाना, और उसके बाद एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने इसको ऑब्जर्व करके इसको कंसाइज वे में इसके रिजल्ट्स देखे। और जो रिजल्ट्स उन्होंने बताए वो ऐसा थे कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थे पेशेंट्स की वो इम्प्रूव हो गई थी। साथ ही मसल स्पेसिफिसिटी का जो उनका इंडेक्स था, इंडेक्स के बेसिस पे उन्होंने बताया कि पेन रेटिंग जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई थी कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप। मतलब कि जो पेन वो परसीव कर पा रहे थे, वो पेन जो महसूस कर पा रहे थे, जो हमारे भाई बहन जिनको राज योगा का इंटरवेंशन दिया गया, वो बहुत उनको कम महसूस हुआ। केयर गिवर्स में भी, क्योंकि जिस समय तीमारदार बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जब उनको दिखता है कि उनका एक अपना कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में है, तो उनको बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस को, एंजाइटी और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करने का काम राजयोगा ने किया। ऐसी स्टडीज की हमारी फाइंडिंग थी। ये एक जब श्रीकांत भाई और जो स्पार्क की टीम है, जब लास्ट टू लास्ट ईयर जब फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विजिट किया, तो श्रीकांत भाई को देखकर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग मेडिटेशन श्रीकांत भाई के साथ उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि श्रीकांत भाई जिस समय पर बैठे हुए योग कर रहे थे, आंखें खोलकर योग कर रहे थे, उस समय पर उनके ब्रेन में डेल्टा और थीटा, ये इसके बीच का जो मिश्रण है वो बहुत सुचारू रूप से, बहुत क्लियरली उसमें देखने को मिल रहा था। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग से, ये बहुत ही अलग अनुभव था, बहुत अलग तरह का विषय था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह से देखा नहीं। बिकॉज एवरीबडी वाज सरप्राइज। लोग सोचते थे कि डेल्टा और थीटा, ये जो वेव फॉर्म्स है, ये तो केवल सोने के ड्यूरेशन में, जब कोई सोता है उसी समय पे विजिबल होती है। तो ये बहुत अच्छे से वहां पे विजिबल हुआ। ऐसे ही एक दूसरा प्रयोग उन्होंने FNIR, जो एक दूसरा तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके साथ उन्होंने किया, जो उसका एक पिक्चर है। इसके अलावा कुछ स्टडीज जो अभी हम सोच रहे हैं और उनका प्रभाव देखना, मेडिटेशन का, राजयोगा मेडिटेशन का और स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का टीलोमेयर्स पे प्रभाव क्या पड़ता है। तो टीलोमेयर्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो टीलोमेयर्स क्या है? हमारे जो क्रोमोसोम है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन है, हमारा जीनोम है, उन जीनोम में हमारे कुछ क्रोमोसोम होते हैं। और अगर कुछ आप लोग कोई अगर बायोलॉजी के बैकग्राउंड से है तो पता होगा कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम्स के सबसे डिस्टल एंड होते हैं, सबसे कोने वाले जो एंड होते हैं, उनको हम टीलोमेयर बोलते हैं, जो बिल्कुल सबसे कोने वाले एंड होते हैं, सबसे लास्ट एंड होते हैं। ये जो टीलोमेयर्स होते हैं, ये एजिंग के साथ साथ इनका लेंथ शॉर्ट होता जाता है, जैसा कि आप नीचे वाले राइट साइड में जो एक डायग्राम डिपिक्शन है उसमें देख पा रहे हैं। एक यंग टीलोमेयर में जो रहता है उसका साइज, यंग क्रोमोसोम में टीलोमेयर का साइज और ओल्ड क्रोमोसोम में जो साइज है वो कम होता जाता है। तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका कि टीलोमेयर्स का लेंथ जो है वो डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली वो कोरिलेट करता है अपनी एजिंग से। कितनी ज्यादा एजिंग रिलेटेड जो प्रोसेस है ब्रेन में या फिर पूरे बॉडी में कितने ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो गए, कितनी जल्दी चल रहे हैं, तो कितना स्वस्थ व्यक्ति, कितना वेलबींग रहेगा, वो डायरेक्टली एक तरह से हम कह सकते हैं टीलोमेयर लेंथ पर डिपेंड करता है। इसका कुछ कुछ नई स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिनको बेस मान के हमने इस काम को करना शुरू किया, और जो मानसी बहन है अहमदाबाद में रहती हैं, जिनका बैकग्राउंड जेनेटिक स्टडी का है, डॉक्टर मानसी, उनका पीएचडी भी जेनेटिक बैकग्राउंड में था, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में। उन्होंने इस स्टडी को एक रूप दिया है, साकार रूप दिया है, और इसको करने का वो प्रयास कर रही हैं। तो अलग अलग तरह के जो मेडिटेशन है, जिसमें एक है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, एक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और एक इसी तरह का कुछ मेडिटेशन का जो उन्होंने कई लोगों ने ऐसा प्रभाव देखा, उन 2-3 पेपर्स को बैकग्राउंड मान के उन्होंने इस स्टडी को डिजाइन किया। और ऐसा हम आशा कर रहे हैं कि अगले आने वाले इस वर्ष में या अगले आने वाले वर्ष में इसके कुछ अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे, जिससे कि शायद ये भी प्रूव हो पाए कि राजयोगा मेडिटेशन करने से एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसमें जो हम ध्यान कर रहे हैं ऐसा कि 10 वर्ष से ज्यादा के जो लोग, जो गॉडनी लॉल, जिनको ईश्वरी ज्ञान का अनुभव है और जो मेडिटेट करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाना, साथ में कंट्रोल्स का एक ग्रुप बनाना। और कंट्रोल्स के ग्रुप में लगभग सिमिलर एज का, जैसे अगर राजयोगीज को हमने लिया 30 से 50 वर्ष के, तो एज मैच कंट्रोल ग्रुप का मतलब हुआ कि 30 से 50 वर्ष के ही उन लोगों को जिन्होंने कभी भी राजयोगा कभी सीखा नहीं, उसको अनुभव नहीं किया, इस तरह के लोगों को लेके हम इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स, जो कुछ इमोटो पीस प्रोजेक्ट जापान से, जो जिनके बारे में अगर आप जानते हो, तो वाटर के क्रिस्टलाइज फॉर्म्स को देखना, या मेडिटेशन का कॉन्शियसनेस का इफेक्ट किस तरह से होता है वो देखना। साथ में एम्स में कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अभी शुरू हुए हैं, किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑन्कोलॉजी में के साथ भी कुछ प्लान चल रहा है, जिसमें कैंसर रिलेटेड जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनमें क्या चेंजेस हो सकते हैं उसको भी ऑब्जर्व करना। इस तरह के कई सारे अलग अलग प्रयास हैं। जो एक और चीज है जिसको हम अभी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है राजयोगी डेटाबेस, जिस डेटाबेस के बेसिस पे हम आपका स्थिति कैसा है, आपका मानसिक स्थिति योग के द्वारा या स्थूल में कैसा है, और आपका योग का स्थिति कैसा है, इन तीनों चीजों का एक तरह से एक विवरण हम तैयार कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम समझ पाए कि अलग अलग जो राजयोगी हैं, अलग अलग एज में किस तरह के चेंजेस उनके थॉट्स में, किस तरह के चेंजेस उनके डेली रूटीन पैटर्न में मिलते हैं, जिससे कि हम कुछ ऑब्जर्व कर पाए। तो इस तरह से कुछ स्टडीज थी जो हमने देखा, जिसका प्रभाव हमने देखा, और इन प्रभावों को देखते हुए हम आशा कर रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ वर्षों में बहुत सारे लोग प्रफुल्लित होंगे, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, बहुत सारे लोग समझेंगे कि ब्रह्म कुमारी राजयोग जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसको अनुभव करना, और उसको अनुभव करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना, और समझ लेके उस ईश्वरीय ज्ञान का प्रयोग करना, और साथ में साइंटिफिक वैलिडेशन करना। इसको लेते हुए कई सारे लोग और इस पर रिसर्च करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए इस प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद। ओम शांति कनिष्ठ भाई। ओम शांति मुकुल भाई, वेलकम। हाँ जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर, और शायद हम पहले बार इतने समराइज्ड वे में इतने सारे रिसर्च को इतने कम समय में एक के बाद एक सरल भाषा में आप सभी हम
बाबा के बच्चों को समझाएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और इनफैक्ट आपका आह्वान पहले ही होना चाहिए था, लॉकडाउन का जैसे शुरुआत हुआ, ताकि दूसरा तीसरा सेशन अभी तक हो जा सकता था। बट नेवरदलेस हम लोग और भी आगे कुछ करेंगे। अगर हम ये देखते हैं कनिष्क भाई कि अभी तक जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं उसमें जैसे योगी का इवैल्यूएशन हो रहा है और उसके बेसिस पे मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, वहां तक हम सभी पहुंचे हैं। अब अगर उस चीज को लूप इन करके वापस योग में लाएंगे कि हम योगी कौन सी बात का थोड़ा ज्यादा अभ्यास करें, कम मॉडरेट कैसे करें ताकि हमारी स्थिति बेहतर बन सके। बिकॉज अभी तक जो भी लेक्चर्स होते हैं या जो भी स्पार्क के जुड़े हुए लोग लेक्चर देते हैं, वो सभी ये बोलते हैं हमारे योग का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन योग के कौन सा अभ्यास में क्या हमें बेहतर मिल रहा है, वो इनपुट्स अगर आप वापिस प्रैक्टिशनर्स को दे सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होगा। मे बी आगे के कभी सेशन में ये श्रीकांत भाई को भी मैंने कई बार बताया है, बट दे आर ओवरवेल्म्ड विद द रिजल्ट्स, तो उसी में खुश हैं। लेकिन फाइनली एंड बेनिफिशियरी जो है आम जनता, बाबा के बच्चों को बेनिफिट आना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा इस चीज का साइंटिस्ट वाले थोड़ा ध्यान रखिए। जी हाँ, जी हाँ। मैं इसको भी कंसाइज वे में कुछ समझने की कोशिश वैसे तो आपसे भी करूंगा, और उसके अलावा जो एक सजेशन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। बट हाँ, एक चीज जरूर मैं ऑब्जर्व करके बताना चाहूंगा कि साइंटिफिक स्टडीज जो रहती हैं, वो साइंटिफिक स्टडीज जब हम पब्लिश करते हैं, जो हम देखते हैं, वो उस डेटा के बेसिस पे होती है जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया एक सीमित समय के लिए, सपोज 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। तो ऐसा मान लेना कि उस स्थिति की वजह से आपके जितने आपने पूरा पुरुषार्थ किया, पूरे इतने सालों तक पुरुषार्थ किया, इतने सालों तक आपने मेडिटेशन किया और आपको कुछ उसमें चेंजेस नहीं मिले, इन केस अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं मिले, तो निराश हो जाना ये नहीं करना है। जो आप कर रहे हैं उसको करते रहना है, उसको बहुत अच्छे से करना है। और उसको सबसे बड़ी बात, जो जैसे मुकुल भाई से मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा था, साक्षी भाव का जो डिस्कशन होता है, साक्षी भाव रखते हुए, साक्षी दृष्टा बनते हुए उसको लेके चलना है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा की, जैसा आपसे डिस्कस हुआ। तो मेजर यही कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना, और उन ऑब्जर्वेशन के द्वारा अपने आप के लेवल पे समझना, उसको परसीव करना कि क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आई थिंक अगर हम चेंजेस को ऑब्जर्व ठीक से कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से शायद एक बहुत बड़ा स्टेप हम ऑलरेडी ले रहे हैं, और एक बहुत अच्छी अवस्था में हम ऑलरेडी प्रोग्रेस है। क्योंकि अगर हम खुद के लेवल को, खुद के मेंटल स्टेट को परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, जैसा कि मैं देखता हूँ कि कई लोग अपने ऊपर खुद से योग के प्रयोग करते हैं, और कई जगह पर ऐसे कंसाइज वे में स्पार्क के पास, हमारे पास बुलेट्स भी हैं कि जो किसी ने अपने ऊपर योग का प्रभाव किया तो उनके ये रोग दूर हो गया, या कोई दूसरा रोग दूर हो गया, इस तरह का, या उन्होंने कई और रोगों के रोग दूर कर दिए। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में ये समझने की जरूरत है कि ऐसी कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करेंगे, उसका प्रभाव आप पर, आपके मानसिक स्थिति पर क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर देखें, उसमें डिफरेंस देखें। और अलग अलग दिन के बाद, मतलब टेम्पोरली, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आप में क्या चेंजेस आए, उन चेंजेस को आप ऑब्जर्व करें और उसको नोट कर पाए, तो उसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अगर वो चेंजेस को ऑब्जर्व भी कर पाते हैं तो मेरा मानना है कि शायद वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हाँ, एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। खुद को समझना, खुद की मेंटल स्टेटस को समझना। थैंक यू, बहुत अच्छा इनपुट है ये। हम सभी इस बात पे और ध्यान देंगे। इनफैक्ट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू कनिष्क भाई, बहुत बहुत दिल से। हम पुणे निवासी और पुणे के अलावा भी मैं समझता हूँ भारत के अलग अलग स्थानों से स्पार्कलर्स जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स। राकेश भाई, एक लास्ट वर्ड कुछ आप बता के समापन करना चाहेंगे? राकेश भाई। कनिष्क भाई जी, और थैंक यू मुकुल भाई जी। बहुत सुंदर और सहज शब्दों में आपने, है ना, जो बाबा का स्पार्क विंग का जो कोलैबोरेशन है,
जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है भारत की, उसके साथ कैसे चल रहा है और क्या क्या रिसर्च हो रहा है, और आपने जो खुद ने जो रिसर्च किया है राजयोग पर, और कैसे ब्रेन में से जो थीटा और अल्फा वेव्स निकलती है, और कैसे जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं वो कितने सुंदर अनुभव करते हैं, और उनका जैसे स्लीप में कहो या ड्रीमलेस स्लीप में उनकी जो स्टेट है वो अपने कॉन्शियस स्टेट में ही होती है। और बहुत सुंदर ये आपके जो रिसर्च है ये और भी आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स उसमें से निकलते जाएंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम वापस जुड़ते रहेंगे। वैसे सैटरडे हमने जो रिसर्चर्स है, जो यज्ञ से जुड़े हुए, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो भी रिसर्चर्स या साइंटिस्ट है, जो कई सालों से स्पार्क विंग की कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक पब्लिक सेमिनार हम आपका भी रखेंगे सैटरडे लगभग 10:30 से 12 के बीच में हमने वो टाइमिंग रखा हुआ है। तो आपसे बाद में बात भी करेंगे उसके बारे में। और थैंक यू मुकुल भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सारा पॉसिबल करके दिया। और श्रीकांत भाई जी को भी बहुत थैंक्स। श्रीकांत भाई जी जिन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया, और श्रीकांत भाई जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और बहुत ही गुप्त रूप से वो इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं और हमें भी प्रेरणा देते रहते हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष जो भी पार्टिसिपेंट्स है, क्योंकि ये जो स्पार्कलर्स सभी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम को, तो बेसिकली ये थोड़ा सा जो रिसर्च के कुछ जो टॉपिक को डिस्कशन किया गया, तो ये बहुत सुंदर सबको अनुभव भी हुआ होगा कि कैसे बाबा की ये सेवाएं बढ़ रही है। और भी आगे ऐसे हम सेशंस भी लाते रहेंगे, और आप सभी का रिस्पांस हमें चाहिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा स्पार्कलर्स या बीके भाई बहने इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, वो उन तक आप जरूर इस प्रोग्राम को पहुंचाना। तो अगला प्रोग्राम हम सैटरडे मॉर्निंग करने वाले हैं, तो उसकी भी लिंक आपको सबको शेयर की जाएगी। और अंत में फिर एक बार मैं डॉक्टर कनीश जी का, मुकुल भाई जी का, प्रफुल्ल भाई और उनकी टीम का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ स्पार्क विंग की ओर से। और आज ये सचमुच वंडरफुल दिवस है, जो आज ये ट्रिब्यूट है जगदीश भाई जी के लिए, आदरणीय जगदीश भाई जी के लिए, जो इस साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जिन्होंने, है ना, बाबा को रिप्रेजेंट किया, ये ज्ञान को रिप्रेजेंट किया। ग्रीस या एथेंस में जैसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आपने शुरुआत की, और रमेश भाई जी और अनुरूप भाई जी को भी ये ट्रिब्यूट है, और ये सुंदर ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा की याद में सभी बैठकर इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। राकेश भाई जी, एक लास्ट एक अपील करना चाहूंगा। बोलिए। जैसा मुकुल भाई जी ने कहा, तो इससे एक चीज बहुत अच्छी याद आई। सबसे लास्ट में जो एक पेज मेरी प्रेजेंटेशन में था, राजयोगी डेट्स, राजयोगी डेट्स करना, तो इसके एक मानसी बहन ने एक बहुत अच्छा डेटाबेस उन्होंने क्रिएट किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है। तो मैं शेख भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्म आपको भेजें, तो जितने भी सेंटर्स के पास वो फॉर्म जा सकता है, जितने भी सेंटर्स के भाई बहनों जो भी हमारे जुड़े हुए हैं लोगों के पास जा सकते हैं, वो अपना वो फॉर्म भर के स्कैन करके या फिर डिजिटल में कैसे भी अगर वो फॉर्म भेजें, तो वो फॉर्म एक कॉपी अपने पास रखें, और उस फॉर्म की कॉपी को अलग अलग, मैंने बोला कि एक साल, एक महीने में क्या चेंजेस उनको ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो चेंजेस वो उसमें भी वो देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा उनके सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए भी, और साथ में डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए भी कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, एक बहुत अच्छा टूल डेवलप हुआ है। तो इसको भी मैं आपको मेल करूंगा और आशा करूंगा आप सर्कुलेट करें। धन्यवाद। जी जरूर। हाँ जी, थैंक यू भाई जी। परमात्मा की याद में बैठेंगे।